आइडियल और रियल गैस की बात हो रही थी, और आइडियल और रियल में बात हुई। वॉइस वगैरह क्लियर है मेरी? आइडियल और रियल में ये बात हुई कि अगर रियल गैसेस आपकी लो प्रेशर पे हम लेते हैं या हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, तब तो वो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि वो आइडियल कर्व के बिल्कुल पास होती हैं। जैसे कल वाला जो कर्व हमने देखा था, आइडियल के बिल्कुल पास से जा रहा है उनका कर्व, अगर प्रेशर की रेंज लो है। ये आइडियल है और ये इनका कर्व है, मतलब आइडियल के बहुत पास है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ प्रेशर पे आ गए अगर हम, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चला जाता है। आइडियल का बिहेवियर ये है और इनका बिहेवियर चला जा रहा है कैसा, ऐसा। आइडियल से अगर हम देखें तो काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाता है ये ग्राफ। तो जितना कोई ग्राफ इस आइडियल लाइन से दूर होगा, इसका मतलब उसका डेविएशन उतना ज़्यादा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम आइडियल लाइन, ये जो आइडियल की लाइन है, इससे जितना ज़्यादा दूर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम आइडियल लाइन इज showing that deviation from ideal behavior, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन बढ़ता जाएगा। मतलब किसी बढ़ाते नहीं जाएंगे, किसी के लिए अगर ग्राफ डिस्टेंस पे ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब उसका बिहेवियर आइडियल से बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, डेविएशन उसमें बहुत ज़्यादा है। अब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये ऐसा बिहेव क्यों करती हैं आइडियल की तरह, अगर इसका बात हम समझ लें। रीज़न वाई एट एल पी एंड एच टी बिहेव लाइक आइडियल। देखो, अगर प्रेशर बहुत लो कर दो, प्रेशर हमने अगर बहुत लो ले लिया, तो इस प्रेशर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। लो प्रेशर पे कंप्रेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस प्रेशर पे हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम की बात करते हैं हम, दो कंडीशंस थी ना बेसिक वाली, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट करते थे इन कंपैरिजन टू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जब कंप्रेस फॉर्म में आएगा तो ये मॉलिक्यूल्स भी बहुत कंप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हाई, जब प्रेशर आपका बहुत लो हो जाता है तो उस कंडीशन में ऐसी चीज़ हो जाती है। अब हाई टेम्परेचर अगर है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल, ये वाली लाइन शायद मैंने रिवर्स बता दी है। हाई टेम्परेचर अगर आप लेते हो तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होगा, और इनका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का सेल्फ वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। तो इस पे भी हम कह सकते हैं कि वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत लो कर देते हैं तो प्रेशर लो होने की कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर अगर लो है, प्रेशर लो होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर मान लो सपोज 0.0000001 atm है,
तो बहुत कम प्रेशर है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। अगर हम क्या करें, इसी कंटेनर के ऊपर, इसको लो प्रेशर कह सकते हो, इसी कंटेनर के ऊपर एक हम ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे वेट्स रख दें हम, कि यहाँ पे प्रेशर 1000 एटीएम का अप्लाई हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए, तो अब क्या होगा, अब ये गैस कंप्रेस हो जाएगी। ये आप देखोगे कि रिजल्टेंट ये होगा कि ये गैस का प्रेशर की वजह से और आपका वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे एकदम कंप्रेस होके। और जब प्रेशर आपका हाई होगा तो कंप्रेस होने के बाद मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, तब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काम करने लगेगा। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये वर्किंग हो जाएगा। बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स को ले आओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही ना। बहुत दूर दूर है तो आप कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लो प्रेशर पे यही रीज़न होता है कि आइडियल की तरह काम कर सकता है, और हाई टेम्परेचर पे भी आपका आइडियल की तरह इसलिए काम कर सकता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा टोटल वो ज़्यादा हो जाएगा इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों रीज़न आपको मालूम होने चाहिए। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक है, आइडियल गैस के लिए हमारा इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रियल गैस के लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो आपकी फॉलो करेगी, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दो तो उस पर फॉलो नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें क्या इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए? तो आइडियल के लिए तो इक्वेशन था हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। रियल के लिए फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया, उनको बोलते, उनका नाम है वॉन्डर वॉल। इन्होंने काम किया और इन्होंने एक इक्वेशन दी, उसी बेसिस पे इनको वॉन्डर वॉल, उस इक्वेशन को वॉन्डर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। गैस इक्वेशन में थोड़ा सा इन्होंने चेंज लाया। क्या किया इन्होंने, नई इक्वेशन क्या बना दी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की जगह पे इन्होंने नया इक्वेशन दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन। और इस इक्वेशन में प्रेशर में कुछ टर्म जुड़ा और वॉल्यूम में कुछ टर्म माइनस हुआ। जैसे क्या हुआ, प्रेशर में जोड़ा इन्होंने ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वॉल्यूम P मल्टीप्लाइड बाई वी था ना, P की जगह हो गया ये P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया V की जगह पे V माइनस एन बी, और यहाँ पे है आपका एन आर टी। अब ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। ये किसने किया, वॉन्डर वॉल। ये जो एन बी टर्म है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो रियल गैसेस के लिए अगर कंडीशन क्वेश्चन में आइडियल नहीं दी हुई है, रियल गैस की दी हुई है, तो हमें क्वेश्चंस को करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ए एन स्क्वायर वी बाई वी स्क्वायर ये आपके कैलकुलेट किए गए, इसमें ए क्या है ये सब देखते हैं हम। ये डेल्टा पी ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये प्रेशर करेक्शन किया वॉन्डर वॉल ने। बोला रियल गैस का प्रेशर इतना नहीं होगा, रियल गैस के प्रेशर में कुछ इतनी वैल्यू को हमको ऐड करना पड़ेगा। अब ए जो है, और डेल्टा वी की अगर हम बात करें तो डेल्टा वी था एन इंटू बी, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन, या इसको एक और नाम देते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड,
देखो, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी बना दी गई थी, ठीक है, लेकिन सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे रियल गैस के लिए ये इक्वेशन फिट नहीं आ रही थी। इससे अगर हम कैलकुलेट करते तो वैल्यू कुछ और होती, एक्सपेरिमेंट कुछ और कहता था। तो एक साइंटिस्ट आए वॉन्डरवॉल, उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन में पूरा कैलकुलेट किया कि किस तरीके से प्रेशर चेंज हो रहा है, किस तरीके से अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो ये प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है रियल गैस के। उन सबको कैलकुलेट वगैरह करके इन्होंने एक फैक्टर निकाला, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, जिसको बोला इन्होंने प्रेशर करेक्शन। बोला प्रेशर पी नहीं है, जो आइडियल के केस में पी होता था वो नहीं होगा, रियल के केस में आपको इतनी वैल्यू और प्लस करनी पड़ेगी। तो ये प्रेशर करेक्शन बनाया। और वॉल्यूम के केस में बोला कि वॉल्यूम इतना नहीं होता है, इतना वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। इसको बोला वॉल्यूम करेक्शन, एन इंटू बी को। ओके है, रियल गैस के लिए इन्होंने ये करेक्शन किया। अब ये जो ए और बी हैं इनको हम लोग बोलते हैं वॉन्डर वॉल कांस्टेंट, उन्हीं के नेम पे बोल दिया गया, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं। तो कभी कभी ए और बी की यूनिट भी आपसे पूछी जाती है। ए और बी क्या हैं, अभी इनकी भी बात करेंगे, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे काम आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ ए। अब देखो, जो इक्वेशन हमने बनाई है वो क्या बनाई है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, पी में जोड़ा है और वी में एन भी जोड़ दिया है, ये इक्वेशन है हमारी। अब प्रेशर में ये चीज़ जुड़ रही है ना, तो इसका मतलब इस पूरे की जो डायमेंशन होगी या यूनिट होगी वो प्रेशर के इक्वल होगी। इतनी बात सबको समझ आती है, ये आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा, पी का जो यूनिट है वो इक्वल होगा यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के। अब हमें ए की यूनिट निकालनी है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, आपको पता है। ए की यूनिट निकालनी है, एन है आपका मोल, तो मोल की यूनिट मोल ही होती है। वी है आपका वॉल्यूम, अगर हम लोग इसको किसी में भी ले लें, लीटर में ले लो, या अगर आपको लेना है प्रेशर को एटीएम में लेंगे तब इसको लीटर में लेंगे, इसको एटीएम में ले लेते हैं। प्रेशर को हमने एटीएम में ले लिया, वॉल्यूम को लीटर में ले लो, तो ये लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर है। तो अब ए की क्या आ जाएगी यूनिट, एटीएम मल्टीप्लाइड बाई लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल स्क्वायर, यही तो होगी। क्लियर है सबको बात। अब ऐसे ही बी की भी निकाल लेंगे, बी भी एक वंडर वॉल कांस्टेंट है, बी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम में से माइनस किया है, इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा ये पूरे टर्म का यूनिट सेम होगा, प्लस माइनस तो सेम क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं हम। वी का यूनिट जो होगा, वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो एन इंटू बी का यूनिट होगा। हमें बी का यूनिट चाहिए, तो वी का यूनिट डिवाइडेड बाई एन का यूनिट, एन आपका मोल है, वॉल्यूम होता है लीटर में, लीटर में ले लिया वॉल्यूम और ये मोल हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब ए और बी की यूनिट आ गई, डायमेंशन यूनिट कुछ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। अब देखो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर वॉन्डर वॉल इक्वेशन को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो प्रेशर करेक्शन, ये वॉल्यूम करेक्शन वॉन्डर वॉल ने किया, तो हम कह सकते हैं कि इतना जो है ये क्या है, ये आपका ऑब्जर्व्ड है, जो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, मतलब जो रियल गैस के लिए है, और ये भी ऑब्जर्व्ड है जो एक्सपेरिमेंट में रियल के लिए देखा गया।
लेकिन ये जो था ये तो आइडियल के लिए था ना, P इंटू वी तो हम आइडियल के लिए लेते थे। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, प्रेशर ऑफ आइडियल प्लस प्रेशर करेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, भाई वी तो हमने आइडियल गैस के लिए माना था, माइनस वॉल्यूम करेक्शन इज इक्वल टू NRT। ओके है, ये वैल्यू को हम बोल सकते हैं P रियल और इसको बोल सकते हैं V रियल। भाई रियल के लिए यही तो आया, ऐसे ही कैलकुलेट किया हमने, ऐसे ही बताया है वॉन डेर वाल ने। ठीक है, अब वॉन डेर वाल पे सवाल कैसे आएंगे, क्या चीजें हैं और क्या बात हुई, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर को P लिख रही हूँ, exerted by 10.2 gram of ammonia contained in 0.5 liter vessel at 315 Kelvin. For ammonia, A दिया हुआ है 5, मतलब वॉन डेर वाल कांस्टेंट की वैल्यू दी है 5 ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और B का भी वैल्यू दिया हुआ 0.036 लीटर पर मोल। A और B की वैल्यू दी हुई है और बोल रहे हैं वॉल्यूम, प्रेशर तो निकालना ही है, कंपेयर वैल्यू with calculated if the gas were considered as ideal। ठीक है, अगर गैस को आइडियल लेते हैं उससे कंपेयर भी करना है, और ये जो कंडीशन दी हुई है ये रियल की दी हुई है कि ये चीज़ें हैं। अब आप प्रेशर कैलकुलेट करो। गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है वॉन डेर वाल ने इक्वेशन दी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रेशर निकाल पाएंगे क्योंकि ये रियल की बात हो रही है। तो सारी वैल्यूज़ को रखते हुए हम निकाल लेंगे क्या। पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, ग्राम दिया हुआ है, GM दिया हुआ है अमोनिया का, तो मोल निकाल लें। 10.2 दिया हुआ है तो आपका अमोनिया का मोलर मास होता है 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के हो गए 3 तो 17। अब मोल्स निकालें तो मोल्स आ जाएंगे 0.6 मोल। एन आ गया हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 0.5 लीटर दिया हुआ है तो उतने में पूरी गैस का वॉल्यूम यही हो जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम अटेन कर लेती है। फिर प्रेशर आपको निकालना है, एन की वैल्यू और ए की वैल्यू ये सब हमें पता है, तो प्रेशर निकालना है। ये है हमारे पास इक्वेशन अपनी, AN² बाई V²। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ 315 केल्विन, तो ये 0.6 हो गया। एन अगर देखो ये 0.6, आर की वैल्यू लीटर ATM में ले लेते हैं तो 0.0821 होती है लीटर ATM में। टेम्परेचर ये हो गया। वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ 0.5, एन हो गया आपका 0.6 और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपकी 0.036।
प्रेशर निकालना है। ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 5, एन है 0.6। वैल्यूज रख रहे हैं बस, और कुछ तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। कैलकुलेट करना है बस, इससे प्रेशर आ जाएगा हमारा। तो प्रेशर जब कैलकुलेट किया तो 20.395 ATM आया। ठीक है, तो ये तो प्रेशर पूछा था कि रियल गैस का होगा क्या। फिर उसके बाद बोला कंपेयर द वैल्यू कैलकुलेटेड, अगर आइडियल मान लोगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो आइडियल मान लोगे तो ये सारा फैक्टर हटा दोगे, सिंपल इक्वेशन लगा दोगे ना। इफ गैस इज आइडियल, तब तो वो सारी कंडीशन खत्म, पी वी इज इक्वल टू NRT लगा दो, सीधे सीधे पी निकाल लो। n 0.6 है, R 0.0821, टेम्परेचर 315 केल्विन, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 0.5 लीटर। तो प्रेशर आ जाएगा, यहाँ से आ गया 30.996 ATM। तो मतलब कितना डिफरेंस आया देखो, अगर आइडियल थी तो प्रेशर इतना था, और अगर रियल हो गई तो प्रेशर इतना हो। ओके है। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं ए और बी के सिग्निफिकेंस पे, कि ए और बी क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या इससे हमें पता लगेगा। देखो सबसे पहले बात करते ए की, वंडरवॉल कांस्टेंट जो ए है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपको पता है लो प्रेशर पे तो आइडियल थी गैस, कोई भी गैस, रियल भी आइडियल की तरह ही बिहेव कर रही थी। लो प्रेशर पे रियल और आइडियल को इक्विवेलेंट बोल दिया गया, है ना, इक्विवेलेंट बिहेवियर था। लेकिन जब प्रेशर हाई होता है, तो हाई प्रेशर जब आता है तो रियल अलग हो जाता है और आइडियल अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं ये। अब डिफरेंट क्यों होते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। जब हाई प्रेशर लगा दोगे मॉलिक्यूल्स में, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सपोज बहुत कम प्रेशर है, लो प्रेशर है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हाई प्रेशर लगा दिया। हाई प्रेशर जब ऊपर से लगाओगे आप, तो ये कंप्रेस हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। उतने ही मॉलिक्यूल्स अब कम एरिया में हैं, देख पा रहे हो आप, जितने यहाँ पे थे उतने ही यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम एरिया में मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जब एरिया बहुत कम हो गया, वॉल्यूम बहुत कम हो गया, कंप्रेस हो गई गैस, हाई प्रेशर लगा दिया आपने, तो हाई प्रेशर पे अब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर थे, तो ये वॉल से आपके टकरा रहे थे और प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। अगर कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल को देखो तो ये ऐसे चारों तरफ प्रेशर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, क्रिएट करेगा। अंदर वाले मॉलिक्यूल को देखो तो ये भी फोर्स लगा रहा है, क्रिएट कर रहा है प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, अगर साइड वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है बात। ये अंदर वाला जो मॉलिक्यूल है, अब अंदर वाले मॉलिक्यूल और इनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली कम हो गया, प्रेशर हाई कर दिया तो जब डिस्टेंस रिलेटिवली कम हो जाता है ना, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो आउटसाइड के जो कंटेनर की वॉल के पास के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स आपका एक्शन में आ जाता है ज़्यादा। पहले भी अट्रैक्शन होता है, बहुत कम होता है, अभी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
जब इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने लगेगा तो जितना प्रेशर इसको बाहर वॉल पे एग्जर्ट करना चाहिए था, अब उतना प्रेशर ये एग्जर्ट नहीं कर पाए। अब प्रेशर की कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अंदर से भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ओके है इतनी बात, ठीक है। तो ये जो ए होता है ये प्रेशर करेक्शन है, इसलिए ये ए की जो हम बात करते हैं वो हम बोलते हैं कि ए जो होता है ये बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस। मतलब ए की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे, ए को बढ़ाते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। कई बार ऐसे ऑप्शंस क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं जिसमें ए और बी की वैल्यू को चेंज किया जाता है और पूछते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ए की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। किसी गैस के लिए ए की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर होती है बात इतनी, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। इसका एक्सपेरिमेंटल उसमें हमें नहीं जाना है कुछ भी, ठीक है। हाँ, ए प्रेशर का कांस्टेंट है, प्रेशर करेक्शन के लिए यूज किया है। अब बी की बात करते हैं, बी का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो बी किसके लिए यूज किया गया, वॉल्यूम करेक्शन के लिए किया गया ना। तो वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं। अब वॉल्यूम की जब बात करो आप तो देखो लो प्रेशर था, लो प्रेशर था, तो इस केस में हम बोल रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम है। लो प्रेशर पे प्रेशर हाई कर दो, हाई प्रेशर कर दिया। अब प्रेशर जब हाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं ना तो ये रिजिड स्फीयर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और अब जो टोटल वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अब इतना होता है इसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, कि उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अब आता है वॉल्यूम करेक्शन। तो ये जो बताता है ये साइज के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि अब रिजिड स्फीयर हमने मान लिया इसको, तो बी की जो वैल्यू होती है वो बताती है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। और इसी को हम बी की जो वैल्यू है ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल को डिनोट करेगी कि इफेक्टिव साइज कितना होगा। अब ये बात समझ में आई, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, ए की यूनिट, बी की यूनिट। ए क्या बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी क्या बता रहा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके है यहाँ तक? तब आगे बढ़े। इसमें वॉन्डरवॉल करेक्शन में और कुछ खास मतलब ऐसा चीज़ नहीं है। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी
उसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा देखो, कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है कि वो बोल दें कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम को वो नेग्लेजिबल मान लें, है ना, रियल गैस है लेकिन वॉल्यूम को नेग्लेजिबल मान रहे हैं, तो जब वॉल्यूम को नेग्लेजिबल मानेंगे ना, तो आप ये वाले फैक्टर को जीरो कर दो, वॉल्यूम को वी ले लो। ठीक है, या अगर वो कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मतलब रियल के केस में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, तो वो बोले अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल फ्रेम किए जा रहे हैं। अब हम लोग इस पे थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं वॉन्डर वॉल पे। अच्छा, कहीं पे अगर वॉल्यूम वो कर रहा हो तो आप कर लेंगे वॉल्यूम कैलकुलेट, वॉल्यूम का कैलकुलेशन अगर रिजिड स्फीयर मानोगे तो अगर रेडियस वगैरह दे दिया हो तो 4/3 πr³ से निकाल सकते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है ना, 4/3 πr³। क्या कहते हैं? हाँ, तो अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहे हैं टर्म दैट करेक्ट फॉर अट्रैक्टिव फोर्स present in real gas in van der Waal equation। ऑप्शन देखिए, NB AN²/V² माइनस AN²/V² एंड माइनस NB। चलो, बोल रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो करेक्शन बताइए जो अट्रैक्टिव फोर्स में किया गया। तो आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है या बी से रिलेटेड है? ए से रिलेटेड है, तो उसके लिए करेक्शन हमने क्या किया था, हमने यही तो इक्वेशन बनाई थी। हाँ भी होगा, यही तो इक्वेशन बनाई थी हमने। तो प्रेशर का करेक्शन यही तो किया था, यही अट्रैक्टिव फोर्स को, ए अट्रैक्टिव फोर्स को बताता था। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? क्लियर है? अब देखो, ग्राफ है, Z यहाँ पे प्रेशर है, एक दिया हुआ ऐसे आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है ऐसा ही आता है। एक ये कोई गैस ए दिया हुआ है, ये कोई गैस सी का है, ये वाला ग्राफ ये, और एक ग्राफ नीचे की तरफ दिया हुआ गैस बी का। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या क्या देख लेते हैं। ये था ए का, ये था सी का, ये आइडियल का, ये बी का। क्वेश्चन देखो ऑप्शन क्या बना है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है।
ऑप्शन है आपके। फॉर गैस A is equal to 0 and Z will linearly depend on pressure. गैस ए के लिए ऐसा बोल रहे हैं। फॉर गैस बी इज इक्वल टू 0, बी के लिए बी की वैल्यू 0 बोल रहे हैं। एंड जेड विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। सी ऑप्शन दे रहे हैं ये। सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बोल रहे हैं ये कि गैस सी के बारे में बात कर रहे हैं, इज रियल एंड वी कैन फाइंड ए एंड बी इफ इंटरसेक्शन डेटा इज गिवन। और डी ऑप्शन बना रहे हैं, ऑल van der Waal gases will behave like gas C and gives positive slope at high pressure। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको देखना है। चल देखते हैं इसको। गैस ए को देखो ध्यान से, गैस ए का ग्राफ ये देख पा रहे हो? हाँ, नहीं चलो एक एक को एनालाइज किया जाए, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करके देखते हैं। देखो गैस ए के लिए क्या बोल रहे हैं, फॉर गैस ए इज इक्वल टू 0। ए कौन सी गैस है? ये वाली गैस है ना, देख पा रहे हैं, जिसके लिए ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, A is equal to 0 and Z will be linearly depend on pressure। Z आपका क्या है? लीनियरली डिपेंड कर रहा है। अगर इस तरीके का प्रेशर के साथ अगर रिलेशन आता है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंसी। प्रेशर यहाँ पे है, ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिल रही है ओरिजिन से यहाँ से जाती हुई, तो लीनियरली डिपेंडेंसी बोलते हैं इसको। तो ये वाली बात तो समझ आ गई कि Z विल लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। इसके लिए जो Z है वो प्रेशर के ऊपर लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब A0 कैसे हुआ, इसके लिए ये सोचते हैं। A0 का क्या मतलब है? हाँ, A0 बता रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को, है ना। A0 बताने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स 0 है, अट्रैक्शन नहीं है। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए? आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है,
ये बी को भी सेकंड ऑप्शन में गैस बी के लिए बी जीरो कर रहे हैं। आंसर इसका है रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका है बी। रॉन्ग इसका बोल रहे हैं बी। गैस बी के लिए इन्होंने बी को ज़ीरो कर दिया। बी को ज़ीरो करने का मतलब है कि वॉल्यूम करेक्शन ज़ीरो कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, जेड विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। वॉल्यूम करेक्शन को इन्होंने ज़ीरो कर दिया। तो जेड ऐसी रियल गैस है जिसमें कि कोई भी वॉल्यूम करेक्शन नहीं आ रहा है। और वॉल्यूम करेक्शन ना आने का मतलब क्या है कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका, उसको आप नेग्लेजिबल कर सकते हो। किसके कंपैरिजन में, उसके मॉलिक्यूल्स के को आप नेग्लेजिबल कर सकते हो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। देख रहे हो, देख पा रहे हो? कैसे इसको रिलेट किया जाए इसके बारे में सोचो। चलो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है पहले। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ ये है अपना, ये है अपना इक्वेशन, ये है ना। हमने बी को ज़ीरो कर दिया, तो बी को ज़ीरो कर दिया तो ये फैक्टर तो गया, यही फैक्टर तो बचा। क्या कहते हो? अब इसको अगर हम v से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये v से v कट जाएगा एक। v को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख पा रहे हो? अब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारी इक्वेशन यहाँ पे छोटी सी लिख देते हैं। क्या आ गई, पी वी प्लस ये v से v कट गया एक, ए एन स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आ गई इक्वेशन, देख पा रहे हो? ठीक है। अब अगर इसको हम ऑब्जर्व करें, ए एन स्क्वायर बाई वी, बी को ज़ीरो किया, जेड विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। जेड प्रेशर के ऊपर लीनियरली डिपेंड करेगा। अब जेड की वैल्यू क्या होगी देखो, जेड की वैल्यू अगर निकालो तो आप कह सकते हो जेड की वैल्यू होती है पी वी बाई एन आर टी, तो होती है जेड की वैल्यू, है ना। तो अगर हम क्या करें, हम इसको ऐसे लिखे दें, पी वी इज इक्वल टू पी वी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, बी अगर ज़ीरो है तो इसको कहाँ जाना चाहिए था? अच्छा, मतलब अगर हम कर रहे हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम करेक्शन को अगर हम ज़ीरो कर रहे हैं तो ये इक्वेशन से भी निकलना चाहिए ना। इक्वेशन से कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से पी वी ए एन स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही आया है ना। तो अगर पी वी से डिवाइड कर देते हो तुम तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, पी वी से डिवाइड कर दो अगर पूरी इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी वी बाई पी वी आ जाएगा 1,
यहाँ पे ये आ जाएगा, ये फैक्टर तो आपका v हो चुका है ना। यहाँ पे pv आ जाएगा, ये nRT बाई pv हो जाएगा। तो इसको 1/z बोल सकते हो भाई, z होता है pv बाई nRT, यही तो होता है। तो इसको 1/z बोल दिया हमने। अब यहाँ पे एक v था, अब v स्क्वायर आ गया, ये p आ गया। अब देखो कैसे डिपेंडेंसी हो रही है z की, और इक्वेशन हमें यही बोल रहा है ना, जो गैस b इज इक्वल टू 0, z विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर, ये पूछ रहा है। तो इससे आपका लीनियरली डिपेंड कर रहा है क्या, देख लो। इक्वेशन से कैसे इसको वो करेंगे, रिलेट करेंगे। वैसे ऐसे देखने से तो लग रहा है डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी तो आ रहा है, देखो देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में अगर आप देखो तो आप क्या देख सकते हो कि प्रेशर बढ़ाओगे तो z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इस इक्वेशन से हमें रिलेट करना है इस चीज को। ये जो इक्वेशन है ना हमारी, इससे हमें रिलेट करना है प्रेशर और z पे। इस इक्वेशन को यूज करके हमको प्रेशर और z का रिलेशन देखना। तो अगर आप प्रेशर को, जो कंडीशन हमारे ऑप्शन में दी हुई है वो दी है z विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। लीनियरली डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपको ऐसा आना चाहिए, अब प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो z क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करो तो z की वैल्यू, ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा, ये पूरा टर्म, यस और नो। और अगर ये पूरा टर्म आपका डिक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज करने पे, तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो 1/z के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर ये डिक्रीज हो गई, ये टर्म हमारा डिक्रीज हो गया पूरा, तो हम बोल सकते हैं कि अब ये ओवरऑल वैल्यू भी कम आएगी, ये वाली वैल्यू भी डिक्रीज करेगी इसके डिक्रीज होने के साथ, और ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी 1/z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यस और नो। इसका मतलब ये है कि दोनों को चलना चाहिए अपोजिट, और अपोजिट अगर आप चल रहे हो लेकिन लीनियर डिपेंडेंसी और ये सब का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है कि पावर कितनी आ रही है। यहाँ पे P का पावर तो 1 ही आ रहा है ना, देख रहे हैं, इक्वेशन से ही हम लेते हैं। अच्छा, गैस C इज रियल, वी कैन फाइंड A एंड B इफ इंटरसेक्शन डाटा इज गिवन। इसको देख लो, गैस C को देख लो, गैस C ये है ना, अब इंटरसेक्शन डाटा कौन सा है, ये है ना। अगर यहाँ का हमें डेटा पता हो तो A और B की वैल्यू आ सकती है। इसमें क्या है, क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को करके देखना पड़ेगा। चलो मैं फिर बताती हूँ आपको, अभी ये क्लिक नहीं कर रहा है
कि इसको हम इक्वेशन से कैसे करें। ठीक है, टाइम बताइए। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से भी देख सकता है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये दोनों तो सेम कहने चाहिए तभी सही होगा, अगर सेम कहेंगे तभी सही होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से सोच के देखिए, इक्वेशन को यूज़ करके या इसको यूज़ करके इन स्टेटमेंट को देख के बताइएगा मेरे को, नहीं तो मैं कल बताऊँगी। ठीक है, टाइम बता दो मेरे को। 10-11 हो रहा है। अच्छा, एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल आपका जो कल का लेक्चर होगा, कल तो छुट्टी कर दी है ना आपकी, अब इसके बाद जो होगा आपका लेक्चर, उसमें ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला चैप्टर हम लोग। लिक्विड नहीं आता है, लिक्विड बेसिकली क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है ना, सॉलिड 12th में आएगा, सॉलिड 12th में है, लिक्विड फिजिक्स में है, और गैस ये 11th के केमिस्ट्री में। ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे इन वंडरवॉल इक्वेशन बी क्या बताता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूलर attractions, intermolecular repulsions, and intermolecular collision per unit volume। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में कौन बात करता है, फोर्सेस के बारे में कौन बात करता है, ए, फोर्स के बारे में बात कौन करता है, ए करता है। ये जो बी था ये तो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी वॉल्यूम, और इंटर मॉलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, कोलिजन का भी रिलेशन प्रेशर से होता है, तो ये भी ऑप्शन ए से रिलेटेड है, ये भी ऑप्शन ए से रिलेटेड है, ये भी ऑप्शन ए से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात। ये कभी पीटी हुआ करता था, उसका क्वेश्चन है। एक और कर लेते हैं वंडर वॉल पे क्वेश्चन, फिर आपकी क्लास ऑफ कर देते। वंडर वॉल क्वेश्चन है आपका, if value of Avogadro number is 6.023
10⁻23 मोल एंड, हाँ तो चेंज किया ना इन्होंने, एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट is 1.380 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. Then number of significant digits in the calculated value of universal gas constant. आयुष, आपके काम का क्वेश्चन नहीं है ये, और लास्ट क्वेश्चन है, तो आप क्लास डिस्कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है ना. तो आप, हाँ, आपसे दूर दूर का रिलेशन नहीं. ठीक है, अब देखो क्या कह क्या रहे हैं. बोल रहे हैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये कर दी गई है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो स्मॉल के होता था उसकी वैल्यू इतनी दी हुई है. और बोल रहे हैं आपसे कि आर की वैल्यू के बारे में आपको बताना है. The value of this is this, then the number of significant digits in the calculated value of universal gas constant. इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं ना कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये पूछा गया आपसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आर के और एन में मैंने आपको कोई रिलेशन बताया? आर के और एन में गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर में कोई रिलेशन बताएगा आपको? जल्दी से बताइए, कोई बताया है क्या? नहीं बताया तो भी बताइए कि नहीं बताया. आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आपका एवोगैड्रो नंबर, इनमें कोई रिलेशन बताया क्या मैंने आपको? नहीं बताया पक्का? अच्छा भाई, अच्छा ठीक है. जैसे मान लो आपको रिलेशन नहीं भी पता है तो आपको इतना तो मालूम है आर का यूनिट क्या होता है, PV/NT होता है, यही तो होता है यूनिट, यही होती है ना. और पीवी को इसका यूनिट जो था वो जूल पर मोल इनटू केल्विन, यही यूनिट थी आर की यूनिट. और के की जो वैल्यू दी हुई है वो के की वैल्यू आपके क्वेश्चन में देखिए जे जूल पर केल्विन में दिया हुआ, देख पा रहे हैं, और ये आपका पर मोल में दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि जूल पर केल्विन पर मोल अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. इन दोनों को यूज़ करके फॉर्मूला हमें बनाना है. तो अगर हम देखें कि आर की यूनिट हमें निकालनी है और इन दोनों को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? आर इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू NA कर सकते हैं क्या? इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन, यूनिट से बना रहे हैं फॉर्मूला, और ये है पर मोल आपका. तो ये यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल ये बन जाएगी आर की यूनिट, यही होती है आर की यूनिट. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि ये फॉर्मूला है आपका आर इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू NA.
या ये बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, R/Na इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? R इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू Na। अब जो वैल्यू हमारी दी हुई है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 दिया है, और Na की वैल्यू दी हुई है आपकी 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये तो उड़ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर से जल्दी से। कितना आ रहा है? आंसर क्या आता है देखो। क्या आया वैल्यू? जल्दी से बताइए, इतना टाइम क्यों लगा? सिक्स पॉइंट, हाँ 8, नहीं हमारे में तो अलग आ रहा है, तुम्हारे में अलग कैसा आ रहा है? 8.31174 ये आ रहा है। ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 डिजिट, यहाँ तक 3 डिजिट तक लेना है, तो 3 डिजिट तक अगर आप लेते हो तो आपका क्या बन जाएगा? ये आंसर बन जाएगा। और इसमें अगर देखो तो सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है आर की वैल्यू, तो इंटीजर टाइप में हम लोग यहाँ तक 3 डिजिट तक लेते हैं डेसिमल के आंसर। तो 4 आ गए आंसर। आंसर नहीं पूछा था आर की वैल्यू क्या है, पूछा था कितने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके है। आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? जल्दी बताइए। अब ऐसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे क्या? तो बस एक लास्ट और ट्राई करो, फिर क्लास छोड़े। एट 400K ये अपना है 400K RMS ऑफ गैस X। RMS का मतलब VRMS वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया हुआ है 60 उस गैस का, इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस Y एट 60 डिग्री के। अब टेम्परेचर चेंज कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y निकालना है, Y गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। चलो, VRMS और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला बता दो, दोनों केस को कंपेयर करना है, इक्वल है, देख रहे हो ना। √3 RT/m हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबल के लिए हम लोग क्या लेते थे? 8
T/πm, यही तो लेते हैं। ठीक है, ये पहली गैस के लिए VRMS है, 400 टेम्परेचर है और मॉलिकुलर वेट 60 है, तो ये ले लेते हैं। आर की वैल्यू आर ही रख दो, यहाँ पे रख दो 400 टेम्परेचर, मॉलिकुलर वेट हो गया 60। ठीक है, ये VRMS आ गया, ये इक्वल है VMP के। अब VMP किस टेम्परेचर पे है, किस पे है, वो देख लेते हैं। 8R और टेम्परेचर 60 दिया हुआ है सेकेंड गैस का, देख रहे हैं। मॉलिकुलर वेट हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कर देते हैं, तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, RHS भी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये थी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 8R60 बाई पाई, मॉलिकुलर वेट तो निकालना है हमें। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। आर से आर उड़ गया, कट कर लेते हैं। 0 से 0, इधर आ गया पूरी वैल्यू 20। क्या, अच्छा, ये 20 आ गया इधर राइट हैंड साइड में, और इधर 8 × 60 है। मॉलिकुलर वेट तो निकालना है, मॉलिकुलर वेट निकालना है अपने को, तो मॉलिकुलर वेट को इधर ले जाते हैं। 8/π, अच्छा, ये आंसर पूरा निकालना है ना। अब सॉल्व करो, ये 12 आ गया, तो ये कितना आ गया, 24 आ गया ना। काट दिया हमने, इधर की कहानी खत्म होके 20 आया था। ठीक है, तो 24/3.14, तो अगर 3 होता तो आपका अप्रॉक्स कितना आता। अब इंटीजर में ना एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है हमको, तो ये वैल्यू निकालो 24 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर ये आ जाएगा अपना। हाँ, 3 डिजिट तक ले लेंगे। ओके, चलो फिर अच्छा, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इनके आंसर देखो कैसे दिए, इनके आंसर ऐसे दिए हुए हैं। ऐसे कॉलम बना रखे हैं, और आपको कंप्लीट वो देना है, होल नंबर में आंसर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बने हुए। तो अब हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया आपका 7.64 आया ना, तो इसको 7 बोलेंगे हम, 8 तो बोल नहीं सकते, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 7। क्लियर है। ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन is a single digit integer ranging from 0 to 9. Darken the correct digit. बोलिए, हाँ जी। राउंड ऑफ इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में ऊपर ही लिख दिया है क्वेश्चन में, आंसर टू ईच क्वेश्चन, ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन सिंगल डिजिट इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब होता है, आप लोग बताओ इसका मतलब।
7.643, इसको सिंगल डिजिट इंटीजर में क्या लिखोगे? 7 ही लिखोगे, तो 7 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये अपना था 2009 में आया था ये। एक आपको 14 का करा दिया, एक 9 का करा दिया एडवांस का क्वेश्चन। अभी क्लास को हम लोग क्लोज कर देते। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है कि आप इसको एनालाइज करके देखो, ये वाला ग्राफ वाला कहाँ गया, यही ये वाला। ठीक है, तो इसको कोशिश करिएगा खुद से करने की। चलिए बच्चों, बाय बाय। हाँ जी बेटा, हाँ कोशिश करती हूँ मैं आज करवा दूँ।